हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल फिफ्थ सेम है। उसमें इकोनॉमिक्स का फिफ्थ लेसन निर्धनता का दुष्चक्र। तो इसमें हम देखते हैं निर्धनता का दुष्चक्र है वो जो प्रोफेसर नर्क से हैं, उन्होंने दिया था अपनी पुस्तक जो प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। जो ये पुस्तक है इनमें से उन्होंने ये निर्धनता का दुष्चक्र है इसका सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या बताया था भाई, निर्धनता का क्या कारण होता है। उन्होंने बताया था कि यह एक ऐसे रोगी के समान है, जो निर्धनता का दुष्चक्र है वो एक ऐसे रोगी के समान है जो अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण रोगी है तथा रोगी होने के कारण शारीरिक रूप से कमजोर है। इस सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय कम होती है तथा जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होती है। ये इसमें क्या 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 कह दिया इसने, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसने कहा है कि भाई जो निर्धनता का ये जो दुष्चक्र है ये एक उदाहरण की तरफ से समझाया। भाई ये मान लो एक रोगी के समान है। अब रोगी किस कारण से रोगी है? क्योंकि शारीरिक कमजोरी के कारण रोगी है। और शारीरिक कमजोरी किस कारण आई है? क्योंकि वह रोगी है। रोगी है, रोगी किस कारण है? क्योंकि शारीरिक कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी। और शारीरिक कमजोरी क्यों है? क्योंकि वह रोगी है। तो इस पर ये चलता रहता है। इस उदाहरण के जरिए इन्होंने समझाया अपना निर्धनता का दुष्चक्र जो है। तो ये जो है निर्धनता का दुष्चक्र हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इन्होंने बताया कि जो निर्धनता का दुष्चक्र है इसमें लोगों की आय बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे कि ये बता रखा, इस सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय कम होती है तथा जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होती है। अब आप ही देख लो, अगर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कम होगी और जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर निर्धनता आएगी या नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। तो अब आगे इसने क्या कहा है, इस जो निर्धनता का दुष्चक्र जो मॉडल है वो हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम, लोगों की निर्धनता है यानी कि आय कम होगी। आय कम होगी तो लोग क्या करेंगे, सेविंग, इस तीर के हिसाब से हम समझेंगे। तो इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी। सेविंग यानी कि जो बचा कर रखते हैं, यानी कि मान लो किसी की ज़्यादा इनकम है तो पे है वो खर्च करेगा और कुछ रुपए हैं वो बचा कर रखेगा, तो वो सेविंग हो गई। सेविंग का ज़्यादातर वो किस किस में इस्तेमाल करता है? वो करता है भाई लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। मतलब क्या हुआ, अब वो सेविंग है, सेविंग या तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट किस में करेगा? भौतिक या मानवीय पूंजी में। भौतिक जैसे कोई या कोई भूमि खरीद लिया, कोई मानवीय पूंजी मशीनें खरीद ली, कोई मकान खरीद लिया, ऐसे कुछ जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट करेगा कहीं, जिससे कि उसको आय मिले। पर अगर निर्धनता ही है यानी कि कम इनकम है तो कम सेविंग है, सेविंग ही कम है तो इन्वेस्टमेंट अपने आप कम होगी। अब इन्वेस्टमेंट कम है यानी कि उसने कोई पूंजी खरीदी नहीं, कोई भूमि खरीदी नहीं। अगर मान लो ये भूमि खरीदता तो उस पर कोई मान लो घर बना देता, रेंट पर दे देता तो उससे कमाई हो जाती। पर अब इसके पास सेविंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट किए नहीं, यानी कि इसके पास कुछ है ही नहीं करने को। तो उत्पादक यानी कि प्रोडक्टिविटी यानी कि वो उत्पादन कैसे करेगा कोई भी चीज़ का? ठीक है, तो अगर उत्पादन ही नहीं होगा, उसको कोई जो पैसे आने का कोई सोर्स ही नहीं होगा, उत्पादन ही नहीं होगा, तो उसकी इनकम तो अपने आप कम आ गई। तो ये ऐसा चक्कर है वो चलता रहता है। और दूसरी तरफ देखें भाई, इनकम कम है तो लो लेवल ऑफ डिमांड, यानी कि जो अब देखो इनकम कम है तो वो क्या मांग करेगा। अब देखो, पहले से कोई निर्धन है तो उसके जो असीमित आवश्यकताएं हैं वो पहले से ही जो मेन जरूरतें हैं वो पूरी करेगा, तो डिमांड बहुत सी उसकी कम हो जाती हैं। ये सिंपल सी बात है, ये आपको समझ आ ही गया होगा। अब डिमांड ही कम है यानी कि कोई मांग ही नहीं है, बहुत कम मांग है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या खरीदेगा वो? अब कुछ खरीदेगा ही नहीं तो वही बात आ जाती है, क्या उत्पादक करेगा? यानी कि भूमि भूमि या कोई घर रेंट पर या कुछ खरीदेगा ही नहीं तो उत्पादन कैसे करेगा, आउटपुट उसे कैसे मिलेगा? तो फिर लो इनकम, बात वहीं आ जाती है। तो निरंतर का दुष्चक्र इन्होंने इसी प्रकार बताया है भाई, इनकम कम होगी और इनकम कम होने के कारण सेविंग कम होगी, सेविंग कम होने के कारण इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण
ये जो उत्पादक आउटपुट है वो भी कम होगा, जिसके कारण इसकी इनकम फिर कम हो जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये थोड़ी सी डेफिनेशन है, ये एक और पढ़ लेते हैं हम। इन्होंने कहा है, निर्धनता के दुष्चक्र का अर्थ नक्षत्र मंडल के समान शक्तियों का इस प्रकार से घूमना है कि वे परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करती हुई निर्धन देश को निर्धनता की अवस्था में ही रखें। अब इन्होंने कहा गया है, अब जैसे हम पुराने जो सीरियल हैं, जैसे रामायण महाभारत, जैसे कृष्ण लीला, उनमें देखते हैं कि जो राहु केतु के नक्षत्र हैं वो किसी पर भारी हो जाते हैं तो उसका भाई जीवन जो है संकट में आ जाता है और वो उसमें घिरा हुआ रहता है। जैसे शनि के साढ़े साथी आपने सुना ही होगा। तो वो क्या है, इसी प्रकार निर्धनता में धकेले रखता है। वही नक्षत्र मंडल की शक्तियों के समान है, जो कि परस्पर जो मेल करके क्रिया करके और किसी देश को निर्धनता की अवस्था में ही रखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो निर्धनता का दुष्चक्र, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये जो डेफिनेशन है ये समझ में आ गई होगी। चलो हम आगे चलते हैं। आगे हैं निर्धनता के दुष्चक्र की विशेषताएं, यानी कि इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहली है निर्धनता का कारण तथा परिणाम स्वयं निर्धनता का कारण तथा परिणाम स्वयं निर्धनता ही है। कैसे, ये देखो, ये जैसे इनकम कम थी, इनकम कम होने के कारण क्या थी, सेविंग कम थी। सेविंग कम होने के कारण क्या थी, इन्वेस्टमेंट कम थी। इन्वेस्टमेंट कम हो गई यानी कि कोई वो खरीदेगा ही नहीं, तो जो आउटपुट था या प्रोडक्टिविटी कह लो जो, ठीक है, वो कम थी। अगर आउटपुट ही नहीं है, अब कोई वो बेचेगा ही नहीं तो उसे मिलेगा क्या, कोई रुपए पूंजी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सुबह कुछ है ही नहीं, तो इनकम कम है। तो बात घूम फिर के वहीं आ गई ना। ये कह रहा है कि निर्धनता का कारण अब निर्धनता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि इनकम कम है। इनकम कम क्यों है, क्योंकि सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट कम है। तो वही बात आ गई। परिणाम निर्धनता का परिणाम भी निर्धनता है और स्वयं कारण भी निर्धनता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। निर्धनता वृत्ताकार ढंग के एक बिंदु से प्रारंभ होकर क्रिया प्रतिक्रिया करती हुई उसी बिंदु पर वापस लौट आती है। यही बात आ गई भाई, निर्धनता है वो यहाँ से शुरू हो गई, सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट कम, आउटपुट कम और फिर वह बात आ गई इनकम कम। तो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आ गई। आगे निर्धनता का प्रभाव संचयी होता है, अर्थात निर्धनता का अगला स्तर अपने पहले स्तर से अधिक घातक होता है। यहीं पे देख लेते हैं, इनकम कम है तो सेविंग कम है, थोड़ा और बोझ आ गया उस पर आदमी पर। अब सेविंग ही कम है तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, वो आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या करेगा, तो ये भी उसका और ऊपर दबाव बना रहता है। और वो भी ये भी सोच रहा होगा भाई इनका इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, कोई मानवीय पूंजी कोई खरीदेंगे नहीं, तो आगे हम आउटपुट उत्पादन किस प्रकार करेंगे। तो ये सब जो है अब एक स्तर बढ़ता जाता है, जो घातक होते जाते हैं। ये आगे समझे। तो आगे है भाई, निर्धनता का दुष्चक्र एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जो संबंधित तत्वों को सदैव नीचे की ओर धकेलती है। मतलब क्या हो गया भाई, अब देखो संबंधित तत्वों नीचे की ओर धकेल दिया। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट कम है, कम होने के कारण सेविंग कम है, सेविंग कम होने के कारण सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, इनकम कम है, इन्वेस्टमेंट सॉरी इनकम कम है, इनकम कम होने के सेविंग कम है, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो क्या हो गया, आउटपुट तो है, आउटपुट या कर लो प्रोडक्शन कर लो, वो कम है। तो ये इसके कारण अब क्या हो गया, सब कुछ नीचे की ओर धकेल रहा है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। और अन्य जो फैक्टर हैं, सेविंग कम होने के भी और अन्य फैक्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट के भी अन्य फैक्टर होते हैं और आउटपुट प्रोडक्शन के भी, जिनमें से एक ये इनकम भी हो गया, ओ सॉरी इन्वेस्टमेंट भी हो गया, इनकम भी है इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये चीज़ क्या है, नीचे की ओर धकेल देता है ये।
आगे है निर्धनता के दुष्चक्र का आरंभ एक ऋणात्मक तत्व अर्थात कम आय से होते हैं। यह तत्व अगले ऋणात्मक तत्व का कारण भी है तथा परिणाम भी है। अब कारण कैसे हो गया? अब सेविंग कम होने के कारण आगे पांचवा है निर्धनता के दुष्चक्र का आरंभ ऋणात्मक तत्व अर्थात कम आय से होता है। यह तत्व अगले ऋणात्मक तत्व का कारण भी है तथा परिणाम भी है। इनकम जो है वो कम होने के कारण सेविंग कम है, ठीक है। यह तत्व अगले ऋणात्मक तत्व का कारण हो गया एक तो, और परिणाम भी हो गया। परिणाम कैसे हो गया? इनकम कम होने का सेविंग कम है, सेविंग के कारण इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट के कारण आउटपुट या प्रोडक्शन ये कम है, और इसके कारण क्या हो गया? फिर इनकम कम है। तो ये इसके कारण ये परिणाम भी हो गया और कारण भी हो गया अपने ऋणात्मक होने का, ठीक है। ये चीज़ बताया गया है। अब आगे है निर्धनता के दुष्चक्र के विभिन्न पक्ष निम्नलिखित हैं। निर्धनता के दुष्चक्र का पूर्ति पक्ष अथवा कम बचत का दुष्चक्र। इसमें 2 पॉइंट जो हैं ध्यान में रखने पड़ेंगे, पूर्ति पक्ष और कम बचत का दुष्चक्र। एक तो पूर्ति पक्ष का दुष्चक्र हो गया और दूसरा हो गया कम बचत का दुष्चक्र। पहले हम ये जो पढ़ लेते हैं इसकी क्या मोटी मोटी डेफिनेशन है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं अपना सिर पानी के ऊपर नहीं उठा सकती क्योंकि उनका उत्पादन इतना कम होता है कि वे पूंजी निर्माण के लिए कुछ भी बचा नहीं सकते जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकें, ठीक है। अब ये क्या कह गया इसमें? इसने कहा है कि अब देखो इनकम कम है, लोगों की इनकम कम है तो इनकम कम है, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट प्रोडक्शन जो भी है वो भी है कम है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है? कम बचत का दुष्चक्र। अब सेविंग कम है, सेविंग के कारण इन्वेस्टमेंट कम है, इसके कारण ये आउटपुट या प्रोडक्शन कम है। अब आउटपुट प्रोडक्शन यही कम है तो इनकम तो अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो आप? अब देखो कोई लोग मान लो ये कोई आदमी है, ये आदमी इसके कम इनकम है, ठीक है, इसकी आय बहुत कम है। आय कम होने के कारण ये जो बचत है वो उसकी बचत अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। एक तो उसको 50,000 महीना मिलते हैं और एक उसको 20,000 महीना मिलते हैं, तो 50,000 में वो कुछ बचा कर रखेगा, कुछ उसकी अपनी आवश्यकताएं पूरी करेगा, ठीक है। अब 20,000 में उसकी आवश्यकताएं हैं वो बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं, तो वो क्या सेविंग करेगा, ठीक है। सेविंग कम हो गई यानी कि बचत कम हो गई। अब बचत कम हो गई, बचत ही कम है, ठीक है ही नहीं मान लो, तो वो जो इन्वेस्ट कहाँ पे करेगा, ठीक है। इन्वेस्ट करना मतलब यह क्या वो भूमि ले लेगा? नहीं ले पाएगा। क्या वो कोई उद्योग धंधा खोल लेगा? उद्योग नहीं खोल पाएगा। कोई कारखाना खोल लेगा? नहीं खोल पाएगा, क्योंकि कोई वो सेविंग ही नहीं, जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सेविंग ही कम है। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर करेगा, ठीक है, निवेश किस चीज़ पर करेगा वो? अब यही नहीं है, उद्योग ही नहीं है, तो वो आउटपुट कैसे करेगा? अब ये एक बंदे से कई जनों पे लगा लो। अब भाई मान लो कोई देश की अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योग धंधे ही नहीं है, तो वो प्रोडक्शन कैसे करेगी और पूंजी का उत्पादन कैसे करेगी, ठीक है। ये मौद्रिक पूंजी भी कर लो या वास्तविक पूंजी भी कर लो, वो कैसे उत्पादन करेगी, ठीक है। वो उत्पादन नहीं करेगी तो लोगों की आय कैसे बढ़ेगी? तो इस प्रकार है भाई, कम बचत होगी तो ना इन्वेस्टमेंट होगा, ना आउटपुट होगा या प्रोडक्शन होगा, या फिर क्या होगा? इनकम कम होनी है। तो ये हो गया कम बचत का दुष्चक्र। पूर्ति पक्ष का कैसे हो जाएगा? पूर्ति पक्ष का अब हमने डिस्कस कर ही लिया है वैसे, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। अब पूर्ति पक्ष है वो कम होगा। कम कैसे होगा? इनकम कम है, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, वो ये आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन ये कम है। अब पूर्ति कम है, यही हम पढ़ चुके हैं अभी। अब उद्योग धंधे, इन पर कोई इन्वेस्ट ही नहीं है, मान लो है भी उद्योग धंधे तो उसमें श्रमिक बहुत कम काम कर रहे हैं, कम उत्पादन कर रहे हैं, जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, तो वो क्या खाद्य उत्पादन करेंगे? फिर अर्थव्यवस्था ऊंचे स्तर पर कैसे जाएगी किसी देश की, ठीक है।
तो वही बता रखा है भाई, पूर्ति कम होगी यानी कि वास्तविक पूंजी कर लो, वास्तविक पूंजी में वृद्धि या फिर मौद्रिक पूंजी में वृद्धि वो कम हो गई, इनकी पूर्ति कम होगी तो लोगों की आय कैसे बढ़ेगी। तो वही बात है, लोगों की आय नहीं बढ़ेगी तो सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट कम। तो वही बात, ये चक्कर है जो चलता रहता है। दो चक्कर हो गए, पूर्ति पक्ष का, एक और कम बचत का। ठीक है, ये इसमें बता रखा। आगे डायग्राम से समझते हैं हम। ये देखो सप्लाई साइड में बता रखा है भाई, लो इनकम के कारण लो सेविंग, इन्वेस्टमेंट कम है यानी कि कोई उद्योग धंधों पर इन्वेस्ट नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी कम यानी कि उत्पादकता कम तो इनकम अपने आप कम। ये हो गया सप्लाई साइड का यानी कि पूर्ति पक्ष का दुष्चक्र। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे हम देखते हैं, दूसरा है निर्धनता के दुष्चक्र का मांग पक्ष अथवा कम मांग का दुष्चक्र। ठीक है, इसको हम पहले जो डायग्राम है उसके माध्यम से समझते हैं, फिर आप ये पढ़ते हैं। ये पहले आपको समझ में नहीं आएगा आसानी से, पहले डायग्राम समझ लेते हैं, फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम हमने क्या बताना है कि निर्धनता का दुष्चक्र है, उसमें मांग पक्ष का क्या रोल है। ठीक है, तो मांग पक्ष के कारण किस प्रकार निर्धनता का दुष्चक्र उत्पन्न होता है। अब देखो लगभग डायग्राम सेम ही है, थोड़ा समझने का तरीका आना चाहिए आपको। अब देखो लो इनकम लो है, निर्धनता है इसलिए इनकम कम है। ठीक है, इनकम के कारण डिमांड कम है, डिमांड यानी कि मांग कम है। मांग देखो अब इस तरह सोच कर चलो कि मांग किस चीज़ की मांग। अब मांग तो लोगों की बहुत होती है। अब मान लो कोई आदमी है, उसकी मांग है जैसे कोई बड़ी मशीन, कोई मशीन है, बड़ी मशीन खरीदनी है, उससे वो क्या है उत्पादन करेगा। ठीक है, अब उसकी मांग जो है बहुत कम है, वो मांग बहुत सारी मशीनों की कर रहा है, पर क्या हो गया उसकी इनकम कम है। इसके कारण उसकी मांग जो उसकी नेसेसरी जो कि ज़रूरी जो वस्तु है उसको पूरा करने में जो उसकी इनकम है वो खर्च हो जाती है, इसलिए मांग उसकी कम है। वो बहुत कम जो चीज़ें हैं वो जुटा पाता है, उनकी जो मांग कर पाता है। ठीक है, तो वो इतने सारे मशीनें नहीं खरीद सकता। ठीक है, जिससे कि उत्पादन उसका बढ़ सके और उसको ज़्यादा इनकम प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि अब उसकी मांग कम हो गई, मांग कम होने के कारण क्या हुआ, उत्पादन कम हुआ। अब ये आलो उत्पादन कम हो गया तो इसको इनकम कैसे आएगी। तो इस प्रकार है ये। अब थोड़ा सा हम ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि निर्धनता के दुष्चक्र के मांग पक्ष का मुख्य कारण यह है कि इन देशों में निवेश की प्रेरणा कम होती है। निवेश की प्रेरणा कम होने के कारण यह जो निवेश की प्रेरणा कम होने का कारण यह है कि इन देशों के लोगों की क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता, निवेश कम होगा, खरीदने की जो पहले पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, परचेजिंग पावर है वो कम होती है। क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर कम होने के कारण लोगों की वास्तविक आय कम होती है। मैंने कहा ना मशीनें खरीदते हैं, वास्तविक यानी कि वस्तुओं के रूप में जो आए, यानी कि मशीनें उसके पास है ही नहीं, तो उत्पादन किस प्रकार का, यानी कि परचेजिंग पावर, परचेजिंग में मतलब मशीनें खरीद रहा है, तो मशीनें खरीदने के लिए उसके पास इनकम ही नहीं है। ठीक है, तो आय ही नहीं है, तो वास्तविक आय कम का होना है। क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर के कम होने का कारण लोगों की वास्तविक आय का कम होना है। आय में कमी इसलिए होती है क्योंकि उत्पादकता कम होती है। अब वही बात आ गई, आय में कमी क्यों थी, क्योंकि उत्पादकता कम क्यों थी, क्योंकि वास्तविक आय कम है। वास्तविक यानी कि मशीनें कम है, वस्तुओं के रूप में जो है मशीनें वो कम है, मशीनें नहीं है तो उत्पादन क्या होगा, उत्पादन में कमी होगी, उत्पादन में कमी तो आय में कमी, उत्पादकता कम होती है। और जी आगे बता भी रखा है, उत्पादकता इसलिए कम होती है क्योंकि पूंजी निर्माण कम होता है। वही बात आ गई ना, वास्तविक आय यानी कि जो वस्तुओं के रूप में आए हैं उसका वो मशीनें कम है तो आउटपुट यानी कि पूंजी है वो भी कम है, तो पूंजी निर्माण कम है
पूंजी निर्माण के कम होने का कुछ सीमा तक कारण यह है कि निवेश करने की प्रेरणा कम है। यानी कि फिर निवेश यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना। अब देखो वही बात आ जाती है, लो इनकम है और लो इनकम के कारण मांग कम है। मांग वास्तविक जो वस्तुएं हैं उनकी मांग कम है, यानी कि मशीनें कर लो, और मशीनें नहीं है, ठीक है। तो यानी कि एक ही मशीन, मान लो एक भी मशीन है तो उससे क्या उत्पादन भी कम है, ठीक है। पहली बात मांग है ही नहीं, यानी कि जो ज़रूरी वस्तु है उसकी मांग से, यानी कि वो अपना गुजारा कर रहा है ओनली, ठीक है। ज़्यादा उसका कोई उत्पादन में कोई रोल नहीं है, या फिर है भी, मान लो एक दो मशीनें हैं उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा, तो लो इनकम भी है, ठीक है। लो उत्पादकता, लो इनकम। तो इस प्रकार मांग के कारण क्या है, ये निर्धनता का दुष्चक्र उत्पन्न होता है। आगे आ जाता है, ये सब आपको वैसे ही ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए वही है क्या। मांग पक्ष के कारण निर्धनता का दुष्चक्र किस प्रकार उत्पन्न होता है, यही सारा इसमें दिया गया है, ये जो है सारा यही वर्णन है। आगे आ जाता है तीसरा, पिछड़ेपन का दुष्चक्र। ये हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं, ज़्यादा इसे लफड़ा लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, हमने दिखाना है पिछड़ेपन का दुष्चक्र। तो लो इनकम, ये हमने दो डायग्राम से समझ ही रखा है। निर्धनता के कारण लो इनकम होती है, कम आय, तो लो इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश कम होता है, फिजिकल भौतिक, और मानवीय पूंजी ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानवीय पूंजी। भौतिक दोगी जैसे भूमि हो गया, ठीक है, भूमि जैसे भौतिक वस्तुएं जैसे, और ह्यूमन कैपिटल मानवीय पूंजी जैसे मकान हो गया, ठीक है, उद्योग हो गई, ऐसे। तो क्या हो गया, इनकम कम, और जिसके कारण भूमि जो मकान है उसमें निवेश कम, तो इकोनॉमी जो पिछड़तापन है, अनडेवलपमेंट है, पुअर हेल्थ है, लो एजुकेशन है। अब देखो कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब मान लो जो हेल्थ है, यानी कि हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं है सरकार द्वारा या लोगों द्वारा, ठीक है, किसी प्रकार कर लो, यानी कि निवेश नहीं है, यानी कि हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं नहीं है, ज़्यादा मशीनें नहीं है स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन के लिए, ठीक है। और लो एजुकेशन यानी कि स्कूल कॉलेजों में बढ़िया शिक्षक जो नहीं है, टीचर नहीं है, और मान लो पढ़ाने के लिए कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, विकसित नहीं है स्कूलों कॉलेजों में, तो उसके कारण क्या होगा, एजुकेशन और हेल्थ, और जो कोई मतलब उद्योग धंधों में भी कमी है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी। अब शिक्षा के कारण भी लो प्रोडक्टिविटी हो सकती है। वो ऐसे सोच कर चलो भाई, शिक्षा ही नहीं हो, किसी को मतलब नॉलेज ही नहीं होगा, तो वो क्या नया आविष्कार करेगा, क्या नया उत्पादन करेगा, ठीक है, तो क्या नई योजनाएं लागू होगी क्या, ठीक है। वो सब ऐसे सोच कर चलो भाई, इस जिसके कारण क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम होगी, और फिर क्या होगा, इनकम अपने आप कम हो जाएगी। तो यही चीज़ हो गया पिछड़ेपन का दुष्चक्र, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इन क्षेत्रों में कम होगी, यानी कि ये सब पिछड़ा होगा, यानी कि एजुकेशन वो पिछड़ी हुई एजुकेशन होगी, पिछड़ा हुआ हेल्थ होगा, यानी कि हॉस्पिटलों में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पुराना ही सिस्टम है सब कुछ, तो उसके कारण क्या होगा, आउटपुट बहुत लो लेवल का होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके कारण लो इनकम, तो ये भी एक जो है पिछड़ेपन का दुष्चक्र, इसका एक कारण है निर्धनता के दुष्चक्र का, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं निर्धनता के दुष्चक्र का मॉडल। अब देखो ये ऐसे उलझा सा रखा है, देखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या लिख रखा है, पर ये सिंपल है, जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं वही है। ध्यान से देखो, इसमें क्या गया, निर्धनता के दुष्चक्र को एक मॉडल के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इस मॉडल के अनुसार आय जो है पूंजी निर्माण अथवा निवेश पर निर्भर करती है। आय यानी कि इनकम, पूंजी निर्माण यानी कि ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों पर निर्भर है। कैसे, ये देखो वाई इसको आय से बता रखा है, निवेश ये हो गई अपने जो इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, और एफ मतलब
फैक्टर जो पूंजी निर्माण यानी कि सेविंग वगैरह होगी उसमें, यानी कि पूंजी निर्माण में बहुत कुछ आ जाता है, उद्योग धंधे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे एक कोई भी एक चीज़ लेके चलो, उद्योग आ गए, कारखाने आ गए, ठीक है, ये चीज़ आ जाते हैं जिससे कुछ आउटपुट होता हो। तो इन जो ये दो फैक्टर हैं, निवेश और जो पूंजी निर्माण के जो फैक्टर होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, आय का निर्माण करते हैं। तो ये इसकी इक्वेशन ये बन जाती है। दूसरा क्या हो गया, निवेश बचत पर निर्भर करता है। सिंपल सी बात है, बचत ज़्यादा होगी तो निवेश ज़्यादा होगा। अब किसी की सेविंग ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा सेविंग होगी तो कुछ तो वो खर्च कर लेगा अपनी आवश्यकताओं पूरी करने के लिए, और कुछ इन्वेस्टमेंट निवेश कर देगा कोई, जिससे कि उसको आउटपुट बढ़िया मिल सके, ठीक है। तीसरा है, बचत आय पर निर्भर करती है। सेविंग है वो इनकम पर निर्भर करती है। सही बात है भाई, इनकम जितनी ज़्यादा होगी तो कुछ तो वो खर्च कर देगा, और वो कुछ, अब देखो किसी के मान लो 20,000 तनख्वाह है, ठीक है, तो वो मान लो 10,000 सेव करता था, 10,000 अपने काम में लगा देता था। अब मान लो उसके हो गए 50,000 तनख्वाह महीने की, तो अब वो मान लो 10 की जगह 20 भी कर सकता है, ठीक है, 25 भी कर सकता है, 30 भी कर सकता है, 30,000, ठीक है, इतनी सेविंग कर सकता है। मतलब इनकम जितनी ज़्यादा होगी सेविंग उतनी ज़्यादा होगी, इनकम जितनी कम होगी सेविंग उतनी कम होगी। वही बात इसमें बता रखा है। आगे हम करते हैं निर्धनता के दुष्चक्र के कारण। भाई किन किन कारणों से निर्धनता उत्पन्न होती है, यही बात है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, वही सब कुछ आगे दे रखा है। तो कम बचत, वही है इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट या प्रोडक्शन, ठीक है। कम बचत, देखो सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, ये चीज़ दे रखा है। निवेश प्रेरणा अर्थात मांग, निवेश की कमी के कारण पूंजी कम निर्माण होता है, इसके फलस्वरूप उत्पादकता कम होती है। वही बात होगी, सेविंग कम है तो निवेश कम है, निवेश कम है तो कोई चीज़ में निवेश ही नहीं है, उद्योग धंधे ही नहीं है तो इनकम कम है, ठीक है। साधनों का अल्प शोषण मतलब जितना उपयोग करना चाहिए उतना उपयोग हो नहीं रहा जो साधनों का। जैसे कि ये देखो, पूर्ण शोषण नहीं हो रहा साधनों का। ये इस प्रकार कर लो भाई, मान लो उद्योग धंधे हैं, वहाँ पे मतलब कोई मशीन है, उसका जितना उपयोग में लिया जाना चाहिए ना उतना उपयोग हो नहीं रहा। तो अब देखो, अब एक मशीन है उसको अच्छी टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी पर कर लो। अब कोई मशीन है, उससे मान लो एक दिन में 10 वस्तुएं बन रही हैं, ठीक है, 10 वस्तुएं, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, और मान लो उसमें थोड़ा सा सुधार करके, ठीक है, या कोई अब जो श्रमिक लग रहे हैं, ठीक है, कोई 5 श्रमिक है, वो 10 चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं एक दिन में इस एक मशीन द्वारा। और मान लो श्रमिक को कोई ज्ञान में बढ़ोतरी करके या फिर मशीन में कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी ला करके भाई इससे भाई एक दिन में 20 या 50 वस्तुएं निकाली जाएँ, प्रोडक्शन करी जाएँ, तो वो क्या हो गया, अब ये हो नहीं रहा ना, अब 10 ही कर रहे हैं। अब या इसके ज्ञान में बढ़ोतरी करके या इसके टेक्नोलॉजी में विस्तार करके उसका पूर्ण उपयोग किया जा सकता है मशीन का, ठीक है, तो वो नहीं है, यानी कि अल्प शोषण है, आधा शोषण हो रखा है मशीन का, पूरा शोषण होना चाहिए। तो इसके कारण क्या होता है, निर्धनता उत्पन्न होती है। अब पूरा शोषण होगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा, तो वही बात है, ज़्यादा उत्पादन तो ज़्यादा इनकम। आगे आर्थिक पिछड़ापन। ये मैंने डॉट ये अंडरलाइन कर रखे हैं, इन पॉइंटों से आपको समझ में आ जाएगा। उद्यमशीलता का अभाव, दूसरा कुशल श्रमिकों की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी, खनिज पदार्थों की कमी। ये 3-4 पॉइंटों से समझाता हूँ। कुशल श्रमिकों की कमी मतलब श्रमिक हैं वो, मतलब जिनको ज्ञान में वृद्धि हो, जिनका मतलब को जो काम को और बढ़िया कर सकें, ठीक है, समझ गए होंगे आप भाई, कोई काम है उसको और बढ़िया तरीके से कर सकें, ऐसे कुशल श्रमिक हों जिसके कारण क्या उत्पादन में और अधिक बढ़ोतरी हो। तकनीकी ज्ञान की कमी, अगर इनको और ज्ञान दिया जाए तकनीकी रूप से तो ये उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण क्या होगा, आउटपुट ज़्यादा तो इनकम ज़्यादा। खनिज पदार्थों की कमी, खनिज पदार्थ जितने कम होंगे तो वही बात है, उत्पादन कम होगा, इनकम कम होगी। और जो खनिज पदार्थ अधिक होंगे
तो आउटपुट ज़्यादा, इनकम ज़्यादा। ठीक है, ये तो निर्धनता के कारण हो गए। एक और कारण है जिसमें विविध कारक, अन्य कारक क्या हो जाएंगे, जैसे लोग इसलिए निर्धन हैं कि उन्हें निर्धन रहना पसंद है, किसी की रुचि भी हो सकती है। कुछ निर्धन देश प्राकृतिक रूप से निर्धन है, ठीक है। कई देशों में की निर्धनता औपनिवेशिक शोषण के कारण है, और निर्धनता वर्ग शोषण का परिणाम है। निर्धनता वर्ग शोषण का परिणाम है, यानी कि निर्धनता वर्ग है, कई वर्ग बन चुके हैं, जैसे अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। गरीब वर्ग निर्धनता का वर्ग है, वो शोषण हो रखा है इसका, जो अमीर वर्ग शोषण करते हैं। तो ये शोषण, निर्धनता वर्ग जो है, इस शोषण का ही परिणाम है, ठीक है। अगर वो मतलब मेहनत करेंगे और बढ़िया काम करेंगे जो गरीब वर्ग है, तो वो उनका शोषण नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये क्या है भाई, निर्धनता के कारण है। निर्धनता का कारण अपर्याप्त पूंजी है, पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त पूंजी है, मतलब बहुत कम पूंजी है। अत्यधिक जनसंख्या निर्धनता का कारण है, सही बात कह रखी है। और उत्पादन कम है, जनसंख्या दोगुनी तिगुनी बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा दर से बढ़ रही है, तो वो सिंपल सी बात है, निर्धनता अपने आप होगी, क्योंकि जो रोज़गार कम है और रोज़गार लेने वाले ज़्यादा हैं, तो अपने आप ज़्यादा हो जाएगी जो निर्धनता है। आगे है गलत आर्थिक नीति निर्धारण का कारण। अच्छा भाई, गलत आर्थिक नीतियाँ बनाना, इसका भी एक कारण है निर्धनता का। निर्धनता अज्ञानता के कारण भी होती है, सिंपल सी बात है। अब दुष्चक्र को तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई, जिससे कि अपना देश को और विकसित किया जा सके, ठीक है। कोई जो अल्प विकसित देश है उसको विकास के रास्ते पर ले जाया जा सके, ठीक है। विकास और हो सके, जिसके कारण क्या होता है, ये दुष्चक्र तोड़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे निर्धनता के दुष्चक्र का समाधान, भाई किस प्रकार समाधान कर सकते हैं आप, तो ये डायग्राम से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। देखो, हाई पर कैपिटा इनकम ये कैसे मिलेगी, जब हाई सेविंग होगी, ठीक है। हाई सेविंग होगी और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, और ये दो लिख रखे हैं, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, एक ही बात है, ठीक है। हाई सेविंग यानी कि अपने को क्या करना है, अपने को निर्धनता का दुष्चक्र का समाधान, यानी कि निर्धनता का दुष्चक्र है उसको तोड़ना है। किस प्रकार तोड़ सकते हैं भाई, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे या टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेंगे। दूसरा, इसमें हम लिख सकते हैं भाई, नई नीतियों का निर्माण करेंगे, ठीक है। नई योजनाएं, ठीक है। या फिर रैली वगैरह जो विकास के रास्ते पर ले जा सकती हो, और बहुत कुछ सोशल अवेयरनेस कर सकते हैं, ठीक है। जिनके कारण क्या होगा, अब क्या है आगे, इनसे क्या होगा, हाई सेविंग और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव से क्या होगा, हाई लेवल ऑफ कैपिटल वर्क पर वर्कर, यानी कि हर एक जो व्यक्ति है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी जो उसकी इनकम है उसमें थोड़ा ऊंचा आएगा, यानी कि उसकी इनकम और ज़्यादा होएगी, ठीक है। वर्कर की अगर सेविंग ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़्यादा जो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। पूंजी का निर्माण ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, पर कैपिटा जो वर्कर की इनकम है वो ज़्यादा होगी। अब एक और इसका इनकम का ज़्यादा होने का क्या कारण है, ये बता रखा है, रेड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन अगर कम होगी तो पर कैपिटल इनकम है, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये आसानी से बात आप समझ में गए होंगे। जैसे कि अब जनसंख्या कम हो जाएगी तो, और सेविंग ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, तो प्रति व्यक्ति आय अपने आप बढ़ जाएगी। अब इन सभी के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी तो क्या होगी, मोर प्रोडक्टिविटी, इनकम ज़्यादा होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा अगला, ज़्यादा सेविंग होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो ज़्यादा उत्पादन, आउटपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा तो पूर्ति जो है ज़्यादा होगी, तो इनकम ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार ये चक्कर चलता रहेगा।
करना क्या पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी, नई योजनाएं बनानी पड़ेगी, सेविंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन में कमी कर सकते हैं, ठीक है, सोशल अवेयरनेस कर सकते हैं पॉपुलेशन कमी करने के। और भी अन्य गणित तत्व हैं, तो इनके कारण जो कि है प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सेविंग, वही बात आ जाती है, ज़्यादा सेविंग होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके कारण ज़्यादा उत्पादन होगा तो वही बात है, इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। और इस साइड चलें तो अब हमें इस नज़रिए से यहाँ से देखना है भाई, मोर डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। अब नई नई डिमांड होगी, नई जो वस्तुओं की मांग होगी, तो नया उत्पादन होगा, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे क्या होगा, मांग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा उत्पादन होगा तो इनकम ज़्यादा होगी, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। उत्पादन ज़्यादा हो तो उत्पादन ज़्यादा तभी होगा ना, या फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर और श्रमिकों को रोज़गार दिया जाएगा, जिससे और ज़्यादा उत्पादन होगा, जिससे इनकम ज़्यादा होगी, इनकम प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी, ठीक है। डिमांड के कारण ज़्यादा होगी इनकम, प्रति व्यक्ति आय, मोर प्रोडक्टिविटी, और यही सर्कल है जो चलता रहेगा, ठीक है। ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे जो है वो डायग्राम जो हमने देखा था अभी, वही एक्सप्लेन कर रखा है। देखते हैं, पूर्ति संबंधी दुष्चक्र का संबंध हमने देखा था। एक तरफ तो पूर्ति साइड था, ऊपर पूर्ति लिख रखा था, और दूसरी साइड डिमांड लिख रखा था, ठीक है। तो पूर्ति से देखते हैं पहले, पूर्ति संबंधी दुष्चक्र। भाई, अल्प विकसित देशों में के पूर्ति संबंधी दुष्चक्र को तोड़ने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं। बचत में वृद्धि। अब देखो, वही एक ही जो डायग्राम है वही बनता है मेन, तो इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट या प्रोडक्शन, ठीक है। पूर्ति संबंधी दुष्चक्र, बचत में वृद्धि। सेविंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा सेविंग होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, आउटपुट ज़्यादा तो इनकम ज़्यादा तो सेविंग ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया। इससे क्या होगा, जो पूर्ति दीर्घता का दुष्चक्र है वो टूट जाएगा, यही इसमें बता रखा है, ठीक है। दूसरा है पूंजी निर्माण का या निवेश में वृद्धि। अब देखो, निवेश में वृद्धि, अगर निवेश में वृद्धि कर देंगे यानी कि ज़्यादा पूंजी का निर्माण करेंगे, यानी कि उद्योग धंधा अगर हम ज़्यादा खोल देंगे, ठीक है, या फिर अन्य जो जैसे बहुत से अलग अलग शिक्षक स्कूल कॉलेज खोल देंगे, ठीक है, स्कूल कॉलेज, इनमें क्या है, ज़्यादा रोज़गार मिलेंगे लोगों को, ठीक है, ज़्यादा रोज़गार मिलेंगे, ज़्यादा इनकम, यहाँ से उत्पादन ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ से शिक्षा का प्रचार ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये सारे मिलकर क्या करेंगे, उत्पादन में वृद्धि करेंगे, आउटपुट में वृद्धि करेंगे, इसके कारण क्या होगा, इनकम में वृद्धि होगी, ठीक है। यही चीज़ इसमें बता रखी है, निवेश में वृद्धि होगी। अब देखो, ये सब हो गया, उद्योग धंधे मान लो ज़्यादा बन गई, ठीक है, तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, ज़्यादा उत्पादन होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो वही बात है, मांग ज़्यादा होगी और इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। यही चीज़ बता रखा है इसमें, ये इसमें सब कुछ बता रखा है। अब ये मोटा मोटा दिख रहा है कृषि संबंधी क्षेत्रों में, जैसे अब देखो पूंजी निर्माण है, अब सिंचाई क्षेत्र, कृषि यंत्र, खाद्य, उपभोक्ताओं पदार्थों आदि के उद्योगों में निवेश किया जाना चाहिए। अब देखो, कृषि संबंधी क्षेत्रों में निवेश किया जाना चाहिए, उद्योगों में निवेश किया जाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में किसे, भाई सिंचाई क्षेत्र में कृषि यंत्र और टेक्नोलॉजी और विकसित हो, जिससे क्या होगा भाई, ज़्यादा इनमें निवेश होगा तो क्या होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, ठीक है, ज़्यादा उत्पादन होगा तो उससे क्या होगा, इनकम लोगों के अपने आप बढ़ती जाएगी, ठीक है, आर्थिक सुधार होगा अर्थव्यवस्था में। आगे करते हैं मांग संबंधी। हमने पहले किया था पूर्ति संबंधी, अब करते हैं मांग संबंधी दुष्चक्र का समाधान। अब मांग संबंधी कैसे हो जाएगा, अब देखो, इसने कहा रखा है, इसमें ऐसे सोचो कि बाजार का विस्तार किया जाए, जिससे निवेशकर्ताओं को निवेश करने की प्रेरणा प्राप्त हो, ठीक है। मतलब क्या हो गया, अगर देखो बाजार का विस्तार कैसे हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा उसमें उद्योग धंधे स्थापित हों,
ज़्यादा दुकानें लगी हों, जिससे जो उत्पादन कर सके, ठीक है, उत्पादन जो किया हुआ है उसकी सप्लाई कर सके, ठीक है। इसका यानी कि बाज़ार समझते होंगे, बाज़ार का विस्तार होगा तो क्या होगा, ज़्यादा लोग इनकम ज़्यादा होगी, लोग मांग ज़्यादा करेंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, निर्धनता का जो चक्र है वो टूटता जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा। इसमें कह रखा है कि संतुलित विकास की नीति के अनुसार अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बहुत हैं, जिसमें से कृषि, उद्योग, यातायात आदि में इस प्रकार निवेश किया जाना चाहिए कि एक क्षेत्र के उत्पादन, यानी कि कृषि का उत्पादन हो गया या उद्योग का उत्पादन हो गया या यातायात द्वारा उत्पादन हो गया, एक क्षेत्र के उत्पादन की मांग दूसरे क्षेत्र में की जा सके, यानी कि कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित, यानी कि कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित है वो क्या कहाँ जाएगा, उद्योग में जाएगा, उद्योग वाला जो आउटपुट निकलेगा वो यातायात द्वारा बाज़ार में जाएगा, बाज़ार द्वारा लोगों के पास जाएगा, लोग उसके खरीदेंगे, इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब ऐसे क्या होगा, निर्धनता का दुष्चक्र है वो टूटता चला जाएगा। एक जो इसकी लाइन है वो हम जैसे देखेंगे भाई, अधिकतर अल्पविकसित देशों में योजनात्मक विकास की विधि को अपनाया जाता है। इसके अंदर सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक निवेश होने के फलस्वरूप देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। अब देखो, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक निवेश, अब सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक निवेश कैसे होगा, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि स्कूल, कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल ऐसे खोल दिए तो इसमें क्या है, ज़्यादा जो डॉक्टर भी लगेंगे हॉस्पिटल में, ठीक है, उनको इनकम मिलेगी सरकार की तरफ से, स्कूल कॉलेज में टीचर्स लगेंगे तो उनको उनकी इनकम मिलेगी, ठीक है। बदले में वो क्या करेंगे, टीचर्स तो शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे स्टूडेंट भविष्य में जाकर अच्छा जो टेक्नोलॉजी में विस्तार करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगी तो आर्थिक विकास को अपनाया जा सकेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, इन सभी कारण अब मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा भाई, निर्धनता के दुष्चक्र को किस प्रकार हम मांग संबंधित दुष्चक्र से हम निर्धनता को दूर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बाज़ार में विस्तार किया, ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा जो पूर्ति हुई, ज़्यादा लोग खरीदें, मांग हुई, तो जिसके कारण क्या हो गया भाई, इनकम ज़्यादा हो गई, इनकम ज़्यादा हुई लोगों की तो सिंपल सी बात है, जो निर्धनता का दुष्चक्र है वो टूटने लगा। आगे जो तीसरा है, पिछड़ेपन संबंधी दुष्चक्र का समाधान। मतलब अब देखो, पिछड़ापन, ये इन जो पॉइंटों से समझ में आ जाएगा आपको। इसमें कहा गया है कि इन देशों में शिक्षा, जो अल्प विकसित देश हैं, अल्प विकसित देश में शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, प्रबंधकीय ट्रेनिंग आदि का विस्तार किया जाना चाहिए। देश की जनता के स्वास्थ्य का सुधार किया जाना चाहिए, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो, यातायात संचार के साधनों का अधिक विकास किया जाना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि निर्धनता का दुष्चक्र जो है समाप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है, शिक्षा ज़्यादा होगी, अधिक बढ़िया बेहतर शिक्षा होगी तो लोग, जो बच्चे हैं वो आगे चलकर क्या करेंगे, जो टेक्नोलॉजी में विस्तार करेंगे, देश का विकास करेंगे, नाम रोशन करेंगे, ठीक है। जिससे क्या हो, निर्धनता का जो है सत्यानाश हो जाएगा, तकनीकी ज्ञानों का, ठीक है, समझ गए होंगे आप। यही चीज़ है, इन ये जो है ये यही दे रखा है, ठीक है। अब ये तीन हो गई, एक तो जो है पूर्ति पक्ष, दूसरा मांग पक्ष, और एक है पिछड़ेपन, ठीक है। इन तीनों के कारण क्या कर सकते हैं भाई, आप निर्धनता के जो दुष्चक्र है उसको तोड़ सकते हैं। अब अपना लास्ट रह गया निर्धनता के दुष्चक्र की आलोचना, ठीक है। किस किस ने दिए, कई अर्थशास्त्र जैसे हेर्ट्ज़मैन, बायर, मिडल आदि ने निर्धनता के दुष्चक्र की आलोचना की है। तो मुख्य आलोचना इन्हें मैंने अनुभव की दृष्टि से गलत है। पहला जो है क्या कहा गया है कि आलोचक हैं, ये कहते हैं कि यह सिद्धांत अनुभव की दृष्टि से गलत है। यदि इस सिद्धांत के निष्कर्ष सही होते तो
संसार का कोई भी देश विकसित नहीं होता। अब ये मुझे पता है आपके कोई पल्ले नहीं पड़ी होगी। तो पहले आप निर्धनता का दुष्चक्र कहता क्या था भाई? इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट या प्रोडक्शन। ठीक है भाई, इनकम कम होगी, लोगों की आय कम है, सेविंग कम है, सेविंग के कारण इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट कम है, फिर इनकम कम है। जैसे ये चक्कर चलता रहा, ये निर्धनता का चक्कर है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है भाई, अनुभव की दृष्टि से जो साधारण जीवन में हम देखें तो ये गलत बता रहे हैं। जो किस प्रकार गलत बता रहे हैं कि यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया एक है। इन्होंने कहा है कि सन 1800 तक हांगकांग जो है एक चट्टान के रूप में था, मतलब बहुत बेरोजगार था, निर्धनता बहुत अधिक थी, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का अभाव था। ठीक है, परंतु आज हांगकांग संसार के सबसे अधिक धनी प्रदेशों में है। या संसार के अन्य देशों जैसे ताइवान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि के अर्थव्यवस्थाएं अल्पविकसित थी। यहाँ लोगों की आय तथा बचत बहुत कम थी, परंतु अब ये अर्थव्यवस्थाएं अपना विकास करने में सफल हो गई हैं। लेकिन ये जो निर्धनता का दुष्चक्र क्या कहता था भाई, एक जो इनकम कम है तो सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट कम है, फिर इनकम कम है, ये चक्कर चलता रहेगा। पर यहाँ उदाहरण में क्या कह दिया भाई, जो हांगकांग है वो पहले तो देखो बहुत अभाव था। ठीक है, वो बहुत निर्धनता थी, फिर क्या हो गया, परंतु आज क्या हो गया, सबसे अधिक धनी प्रदेशों में से एक है। ये जो हो गया इस प्रकार, तो ये निर्धनता का चक्कर टूट गया। क्योंकि निर्धनता ने तो कह रखा था भाई इनकम कम है, यानी कि हांगकांग में पहले इनकम कम थी, सेविंग कम थी, ये सब कुछ निर्धनता का चक्कर था। फिर ये टूट कैसे गया? ये चक्कर तो बना रहना था। ठीक है, तो ये किस कारण हो गया? मान लो इसमें शिक्षा बेहतर हो गई, जिसके कारण हो गया होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी में विस्तार हो गया होगा, जिसके कारण ये अधिक धनी बन गया होगा। ठीक है, तो यही कह रखे हैं भाई, अनुभव की दृष्टि, मतलब कि ये जो हैं इन्होंने अनुभव किया भाई, ये इन्होंने सब कुछ पढ़ा, अध्ययन किया, तो पाया कि ये सही नहीं है, निर्धनता का जो मॉडल है ये सही नहीं है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है सरल व्याख्या। इसमें क्या बोला गया है भाई, अब देखो, निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति की बहुत ही सरल व्याख्या है। इस सिद्धांत की मान्यता गलत है कि किसी देश का आर्थिक विकास बचत तथा पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। ठीक है, वही बात है, आप पहले डायग्राम बना लेते हैं। इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट या प्रोडक्शन। ठीक है, निर्धनता में क्या, इसमें क्या कह गए हैं भाई कि देश का आर्थिक विकास बचत तथा पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। बचत, ये सेविंग बचत, तथा पूंजी निर्माण, यानी कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यानी कि पूंजी का निर्माण होगा, इन दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, विकास होगा, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा होंगे तो ही ज़्यादा उत्पादन होगा और ज़्यादा इनकम होगी। ठीक है, तो वास्तव में आर्थिक विकास के कई अन्य तत्व जैसे कुशल उद्यमियों, प्रगतिशील संसाधनों, सरकारी नीतियों, प्राकृतिक संसाधनों आदि पर भी निर्भर करता है। ये विकास है, इन पर निर्भर करता है। निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण तत्व, यानी कि ये महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कुशल उद्यमी, प्रगतिशील संसाधन, सरकारी नीतियों, प्राकृतिक संसाधनों, इनकी अवहेलना करता है, मतलब इनको इग्नोर मारता है। ठीक है, ये क्या कह गया भाई, आपको समझ में आया होगा भाई। निर्धनता का दुष्चक्र तो कहता था भाई इनकम कम है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये आउटपुट ये कम होते चला, ये चक्कर चलता जाएगा। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा होंगे तभी मतलब जो है इनकम ज़्यादा हो पाएगी। परंतु वास्तव में क्या होता है कि जो विकास है अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है, जैसे कुशल उद्यमी, यानी कि जो काम के लोग हैं, ठीक है, उनको बेहतर शिक्षा दी जाए। ठीक है, उनको बेहतर ढंग से समझाया जाए तो क्या होगा, ज़्यादा वे उत्पादन करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से उत्पादन करेंगे, कम कॉस्ट पर अधिक उत्पादन करने का कोई नया तरीका जो बना लेंगे, या कैसे भी करके, मतलब कुशल जो उद्यमी होंगे वो बढ़िया काम करेंगे, ज़्यादा उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो लोगों का इनकम जो ज़्यादा होगी। ठीक है, आर्थिक विकास में ज़्यादा योगदान होगा।
प्रगतिशील संस्थाएं, मतलब कोई संस्थाएं होती हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ा रही होती हैं, तो उन जो वो हैं वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में सहयोग करती हैं, जिससे लोगों की इनकम बढ़ती है। ठीक है, आर्थिक निर्धनता दूर होती है। सरकारी नीतियाँ कई होती हैं जो निर्धनता को दूर करती हैं। प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं जिनके कारण निर्धनता दूर हो जाती है। मान लो पहले क्या होता था भाई, मतलब यूरेनियम कर लो, ठीक है। अब पहले किसी को ज्ञान नहीं था तो वो ऐसे बेकार था। अब जिस जिसके पास ये यूरेनियम हो गया या तेल के खदान हो गए, कोयले हो गए, इसकी खदानें हो गई, जिसके पास पहले ज्ञान नहीं था, अब जिस देश में हो गई है, जिसको ज्ञान हो गया इस चीज़ का भाई ये इनका क्या क्या उपयोग हो सकता है, उनके कारण क्या हो गया, निर्धनता दूर हो गई उन देशों की। ठीक है, तो यही चीज़ है, ये चीज़ बता रखा है। मतलब ये कई इसका पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हाँ भाई, महत्वपूर्ण तत्वों की अवहेलना करता है ये जो निर्धनता का दुष्चक्र जो मॉडल है। ठीक है, ये आलोचना हो गई भाई, ये इनकी तत्वों की अवहेलना करता है। आगे है बचत के आंशिक व्याख्या। इसमें ये बोला गया है कि भाई निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत इस बात की आंशिक व्याख्या करता है कि निर्धन देशों में बचत की दर कम होती है तथा कम ही रहती है। ठीक है, वो यही बात है भाई, निर्धन देशों में बचत कम होती है और कम ही रहती है, इनकम कम, आउटपुट कम, इनकम कम, इन्वेस्टमेंट कम। ठीक है, ये से कम ही कम रहता है, पर कम ही रहती है। इसके बढ़ने की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि कम बचत कम आय का ही परिणाम होती है। यही बात है, कम बचत कम आय का परिणाम होती है। तथा व्याख्या भी है, यही व्याख्या की गई है। ये दोनों तत्व एक दूसरे को निम्न स्तर पर बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, परंतु संसार के कई अल्पविकसित देशों जैसे भारत में बचत की दर 24% है, जो कि कई विदेशी देशों से भी अधिक है। इसलिए यह संभव है कि अल्पविकसित देश निर्धन होते हुए भी बचत की दर को बढ़ाकर निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने में सफल हो सकता है। सही बात कही गई है इसने भाई। अब भारत है 24% बचत की दर है, ये कई अन्य देश भी हैं जिनसे बहुत अधिक है ये। ठीक है, अब और देशों के मुकाबले ये अपना देश तो वैसे निर्धन नहीं माना जाएगा। जो इस भारत से पीछे देश हैं नीचे जो हैं वो तो समझेंगे भारत हमसे ज़्यादा तो निर्धन नहीं है, ये और ज़्यादा अपने जो टेक्नोलॉजी में विस्तार करके अपना जो निर्धनता को दूर कर सकता है। यही बात है कि बचत की आंशिक व्याख्या की जाती है, अच्छी तरह से व्याख्या नहीं की जाती बचत की। ठीक है, ये कारण हो गया। दूसरा है विश्लेषणात्मक दृष्टि से गलत। अब आसानी से समझो, विश्लेषण यानी कि इसकी पूरी जो निर्धनता के दुष्चक्र की गणना करने के पश्चात, पूरा विश्लेषण करने के पश्चात क्या पाया जाता है कि भाई इसने तो कह दिया भाई, निर्धनता के दुष्चक्र ने कह दिया कि भाई आय के कम स्तर के फलस्वरूप आय की वृद्धि दर शून्य होती है। मतलब आय है उसमें जो कमी है, अब ये इसके कारण ये सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, आउटपुट कम होगा, इनके कारण ये कम रहेगा, मतलब शून्य स्तर रहेगा। यानी कि ना तो ये बढ़ती रहेगी आय, ना और घटती जाएगी। ठीक है, मतलब एक स्तर पर ये निम्न स्तर पर ही रहेगी। ठीक है, पर ये विश्लेषण करने पर ये गलत पाया गया है। इन्होंने क्या किया है भाई, आय है जो यही नहीं कि भाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर ही निर्भर करती है, भाई ये दोनों ज़्यादा होंगी तभी आउटपुट ज़्यादा और इनकम ज़्यादा होगी। पर इन्होंने आलोचना करते हुए कहा गया है भाई आय है वो अन्य तत्वों पर भी निर्भर करती है, जैसे अच्छी शिक्षा हो गई, ठीक है, सरकारी नीतियाँ हो गई, या फिर कुशल श्रमिक हो गए। इनके कारण भी आय में वृद्धि की जा सकती है। कैसे की जा सकती है ये मैंने आपको बता ही दिया है भाई। कुशल श्रमिक होंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से उत्पादन करेंगे, ठीक है, वो कम कॉस्ट पर अधिक उत्पादन करने की ऐसे भाई नीतियाँ कोई बनाएंगे। सरकारी नीतियाँ होंगी भाई, ऐसी नीतियाँ होंगी जो जिनमें कॉस्ट जो लागत है वो कम होगी और उत्पादन ज़्यादा होगा, जिसके कारण इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है, इस प्रकार कुछ नीतियाँ बनाएंगे जिसके कारण क्या होगा, आय ज़्यादा होगी। तो विश्लेषणात्मक दृष्टि से गलत है। क्या गलत है भाई, निर्धनता चक्र गलत है भाई। आय कम स्तर के फलस्वरूप भी आय की वृद्धि दर शून्य होती है, मतलब आय बढ़ती नहीं है, आय कम ही रहती है। ठीक है, ये गलत है। आय अन्य तत्वों पर भी निर्भर करती है, ये जो है आलोचना की गई है इसमें। आगे है
गलत नीति निर्धारण। गलत नीति निर्धारण कैसे है भाई, देखो इस सिद्धांत के अनुसार निर्धन देश अपना आर्थिक विकास तभी कर सकते हैं जब या तो वे विदेशी पूंजी प्राप्त करें या उनकी सरकार लोगों पर बहुत अधिक कर लगाकर पूंजी निर्माण के लिए धन एकत्रित करें। वह निर्धनता का दुष्चक्र है। इसके अनुसार तो हम तभी ज़्यादा इनकम ले सकते हैं या तभी आर्थिक विकास कर सकते हैं जब क्या होगा भाई, एक तो विदेश में कोई काम करने लग जाए और वहाँ से पूंजी आने लग जाए, ठीक है। और दूसरा क्या होगा भाई, जो निर्धनता की जो जिस देश में निर्धनता है उनकी जो सरकार है वो उन पर बहुत अधिक कर लगा ले, यानी कि सार्वजनिक जो वित्त है वो ज़्यादा कर ले, जिससे क्या होगा भाई सरकार जो पूंजी निर्माण ज़्यादा हो सके और अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके। ये तो है निर्धनता का दुष्चक्र का कहना। परंतु जैसा कि पीटी बायर ने कहा कि एक देश जो बिना विदेशी सहायता के अपना विकास नहीं कर सकता उसके लिए विदेशी सहायता के द्वारा भी विकास करने की संभावना नहीं होती। सही बात कह रखी है इसने भाई, जो दूसरे देश पर निर्भर रहेगा वो कैसे विकास कर लेगा अपना, तो ये भी गलत है। इसका जो निर्धनता का जो सिद्धांत है, इसने कहा भाई विदेश में जाके कोई अपने बंदों को भाई विदेश में भेजते और वहाँ से पूंजी अपने देश में आएगी, जिससे भाई ज़्यादा विकास होगा अपने देश का। और दूसरा भाई कर अधिक लगा दी सरकार, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वित्त इकट्ठा हो सके और लोगों का कल्याण कर सके। भाई निर्धनता ने तो ऐसा ही कहा था, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है। विकास करने के और भी अन्य तरीके बहुत हैं। दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना और ऐसा भी नहीं करना कि भाई सरकार अधिक से अधिक कर लगाई, ठीक है। तो ये गलत नीति निर्धारण है। आगे लास्ट है चक्रीय प्रक्रिया की अवास्तविक मान्यता। इसमें बोला गया है जैसे कि निर्धनता का क्या कहना था, निर्धनता जो मॉडल था, इनकम कम, सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट कम और जो है आउटपुट या प्रोडक्शन कम, जिसके कारण इनकम कम, ये चक्कर चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि कम आय, कम बचत, कम निवेश, कम उत्पादकता, ये चक्कर या निरंतर चलती रहती है, ये कहा था निर्धनता ने। परंतु क्या होता है कि भाई उदाहरण भी दिया इसने कहा है भाई ये चक्रीय प्रक्रिया वो अवास्तविक है, गलत भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, हम उदाहरण के लिए मान लो भाई निर्धन अरब देशों में पेट्रोल की खोज ने धनी देश बना दिया। अब देखो मान लो कोई खोज हो गई देश, वही बात हमने पहले भी पढ़ा था, पीछे पॉइंट आया था एक भाई, मान लो कोई कोयले खान ज़्यादा मिल गया, ठीक है, या फिर पेट्रोल। अब देखो यहाँ पे उदाहरण सही समझते हैं, पेट्रोल की खोज हो गई जिससे क्या हो गया भाई देश धनी बन गया। तो इस प्रकार तो ये चक्कर है जो इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन वाला, ये चक्कर तो टूट गया, यानी कि निर्धनता तो दूर होगी उस देश की। और भी उदाहरण जैसे जर्मनी, जापान में बहुत सारे भूकंप आते हैं, फिर भी इसने अपनी अर्थव्यवस्थाएं संभाल रखी हैं। ये और भी अधिक विकसित देशों में माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, इसके कोई ना कोई कारण तो होगा, ऐसा तो नहीं है। अब देखो जापान में कितने भूकंप आते हैं, इसलिए ये अगर ऐसा ही होता, निर्धनता का चक्कर होता, इसके अनुसार होता भाई, इनकम कम होती, सेविंग कम होती, इन्वेस्टमेंट कम होती, आउटपुट कम होती, तो ये तो जापान तो निर्धन होता, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो है जिसके कारण भाई अर्थ विकास हो रहा है, लोगों की इनकम ज़्यादा है। तो यही चीज़ है भाई, चक्रीय प्रक्रिया की अवास्तविक मान्यता है भाई, ये गलत है, ठीक है। अब संक्षेप में, अब ये पूरा लेसन पढ़ के हमें क्या समझ में आता है भाई, निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत तर्क, अनुभव, विश्लेषण की दृष्टि से अल्प विकास की उचित व्याख्या नहीं मानी जाती भाई। ये निर्धनता का दुष्चक्र है, ये अल्प विकास के दृष्टि से उचित नहीं माना जाता भाई। ऐसा ही होता है अल्प विकसित देशों में, ऐसा नहीं होता। हालांकि इस सिद्धांत का केवल यह योगदान है कि इसने आर्थिक विकास के लिए
बचत तथा पूंजी निर्माण के महत्व की व्याख्या की है। ठीक है कहा इसने भाई इसका केवल एक योगदान है, इस चक्कर के द्वारा हमें समझ में आता है भाई आर्थिक विकास के लिए बचत बहुत इंपॉर्टेंट है और पूंजी निर्माण बचत और इन्वेस्टमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी लेसन में हमें समझने को मिलता है। तो इसी के साथ ये अपना लेसन जो 5th लेसन है निर्धनता वाला ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में वीडियो को। तो जय हिंद, जय भारत।